हो जाता है ना। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आपको पता है कि आज से हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 था, वही स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, सिर्फ चैप्टर नंबर 2 सीधे सीधे नहीं पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के लिए जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, या क्लास 6, 7, 8 के जो छोटे छोटे कंसेप्ट थे जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन हो सकता है किसी रीजन से काफी समय हो जाने के कारण कुछ चीजें आप भूल चुके हो, है ना। तो वो सारी चीजें को रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर बहुपद पर आएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी काफी आसानी से। ठीक है, तो आज के क्लास में छोटे छोटे कंसेप्ट भी काफी पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें आपको पता भी होंगी। अच्छा, काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं, छुट्टियों के बाद क्लास कर रहे हैं, तो एक बार मैं आपको पोल के बारे में बता दूं। पोल में कैसे आंसर करना है, जब भी पोल पूछूंगा कि पोल में आंसर कीजिए, उस वक्त आपका चैट बंद रहता है, आप सभी को पता है। तो चैट बंद रहेगा, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना होता है। आपको क्या करना है, 3 डॉट नीचे में जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होता है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, फिर वन पोल एक्टिव जो आएगा इस वाले इंटरफेस पे यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन का नंबर दिखता है, 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी आपको सही लगता है, जो भी स्क्रीन पर क्वेश्चन था उसमें जो भी आपको सही लग रहा है, अगर सी सही लगता है तो सी पर क्लिक करोगे। सी पर जैसे ही क्लिक करोगे ये वोट ब्लू कलर का हो जाएगा, और फिर फाइनली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। वोट पर क्लिक करोगे तो ये वोटेड लिखा हुआ आएगा, और वोटेड आ गया, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर करना। ठीक है, सही हो या गलत हो ये तो बात की चीज है, कोशिश करना है सही करने की, लेकिन आंसर जरूर करना है। ठीक है, चलिए, ऐसे सभी को पता भी होगा, काफी सारे क्लास आप लोग कर चुके हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद। और पहला जो टॉपिक है हमारा बहुपद में वो है अंकगणितीय व्यंजक, यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। हेडिंग लगा लीजिए, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है, अंकगणितीय व्यंजक क्या है, इसको समझते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है और इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। डेफिनेशन में लिखा गया है जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रिया। अब मैं कई बार संक्रिया के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं कि संक्रिया क्या होता है। जो भी प्लस माइनस गुना भाग के जो सिंबल दिखते हैं आपको, इवन कई बार ब्रैकेट दिखता है ना, तो जिसको हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं, तो जोड़ घटाव गुना भाग को संक्रिया कहोगे, तो उसे ही अंकगणितीय व्यंजक कहेंगे। मतलब सीधे सीधे इतना याद रखिएगा, सिंपली बस आपको इतना याद रखना है कि अगर कुछ संख्याएं, मतलब कुछ नंबर आपस में जुड़ी हुई हों, किसके द्वारा, संक्रियाओं के द्वारा, मतलब प्लस जोड़ का साइन, माइनस का साइन, गुना का साइन, गुना और भाग, जोड़ घटाव गुना भाग के साइन के द्वारा अगर आपस में जुड़े हैं तो उसको अंकगणितीय संक्रिया कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ संख्या होनी चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग के बीच में क्या होना चाहिए, सिर्फ संख्या होनी चाहिए। जैसे पहला उदाहरण को देखिए, पहले उदाहरण में आप बोलोगे सर 2 क्या एक संख्या है, 5 क्या एक संख्या है, 2 और 5 दोनों ही नंबर है, और उनके बीच में कौन सा साइन लगा गया है, तो आप बोलोगे सर बीच में प्लस का साइन लगाया गया है। तो 2 और 5 जोड़ के साइन यानी प्लस के साइन के द्वारा आपस में जुड़े गए, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, अंक गणितीय व्यंजक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, दूसरे अच्छा, किसी का अगर माइक ऑन है तो बंद कर दीजिए, किसी का शायद माइक ऑन है। एक मिनट, नवीन के नाम से जो बच्चे हो आपका माइक ऑन है, बंद करिए। ठीक, अब मैं लिख रहा हूँ 33 प्लस माइनस 7 इंटू 5, ब्लैक स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, स्क्रीन तो दिख रही है। सभी लोग एक बार कंफर्म करिएगा, स्क्रीन दिख रही है, एक बार कंफर्म करके बताइए। स्क्रीन दिख रही है, ठीक। तो आप बोलोगे सर अगर दूसरे वाले उदाहरण को देखें, तो यहाँ पर 33 अगर ब्लैक स्क्रीन दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओ नितिन। ठीक है, तो 33 एक नंबर है, 7 एक नंबर है, 5 एक नंबर है और 2 एक नंबर है, तो ये चारों के चारों क्या है, एक नंबर से। ठीक है, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुक जाइएगा। ये देखने में कितनी सरल। अच्छा नवीन माइक बंद कर। चलो अभी बताइए, आवाज क्लियर है, आवाज आ रही है। ठीक, तो आप बोलोगे सर दूसरे वाला उदाहरण में दिख रहा है 33, 7, 6 और 2, ये सारे नंबर से और आपस में ये माइनस का साइन, गुना का साइन, प्लस के साइन के द्वारा जुड़े गए हैं,
तो आप बोलोगे सर ये एक अंकगणितीय व्यंजक है। तीसरे वाले उदाहरण को देखकर आप बताओ क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं है, यस या नो, ये मैं आपसे पूछ। तीसरे वाले उदाहरण को देखकर आप मुझे बताओ क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं है। तो आप लोग कह रहे हो बिल्कुल सर है ना। 225 यहाँ पर अगर मैं इसको डिटेल में देखूं, अच्छा एक सेकंड फिर रुक जाना। सभी लोग थोड़ी देर वेट कर लो, है ना, 2 मिनट बस वेट करना है, मैं फिर से क्लास कंटिन्यू करता हूँ, किसी को लेफ्ट नहीं करना है, ठीक है। हाँ अब बताइए, हाँ अब बताइए आवाज। चैट सेक्शन में बातें नहीं करनी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कंटिन्यू करें। चलिए मुझे बताइए अगर मैं तीसरे वाले उदाहरण के बारे में पूछूं तो तीसरा वाला अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं। तो आप बोलोगे सर 225 क्या एक नंबर है, 157 एक नंबर है, 3285 ये सारे नंबर्स हैं और बीच में प्लस माइनस गुना भाग का साइन है ना। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यह भी अंकगणितीय व्यंजक है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे एक और उदाहरण पूछ रहा हूँ, 5 × 4 - 3 + 7, है ना। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा हो। अच्छा नवीन, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, आप अगर इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब करोगे मैं सीधे आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। दिस इज योर लास्ट वार्निंग, ठीक है। तो 5 × 4 - 3 + 7 क्या लिखा गया, 5 × 4 - 3 + 7। तो ये बताइए अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं है। बिल्कुल है ना, नहीं होने का कोई रीजन नहीं। आप बोलोगे सर 5 एक संख्या है, 4 एक नंबर है, 3 एक नंबर है और 7 एक नंबर है, ये सारे नंबर आपस में गुना का साइन, माइनस का साइन और प्लस के साइन के द्वारा जोड़े गए हैं, है ना, इंटू और प्लस के द्वारा कनेक्टेड है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यह एक अंकगणितीय व्यंजक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा। चलिए अगर मैं लिखूं, चलो मैं कुछ और उदाहरण पूछ रहा हूं, जैसे कि मैं लिख दिया 5/3, 5/3 + 8, ये मुझे बताना ये अंकगणितीय व्यंजक है क्या, ये अंकगणितीय व्यंजक है क्या। बिल्कुल, क्योंकि 5/8 भी, अगर मैं लिखूं 5/3 तो 5/3 भी एक संख्या है, परिमेय संख्या है ना, 8 भी एक संख्या है। तो 5/3 एक संख्या है, 8 भी संख्या है, तो बोले दो संख्या प्लस के द्वारा कनेक्टेड है। तो आप बोलोगे सर यह भी एक अंकगणितीय संक्रिया है। अगर मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर -9 इंटू 5 + 3, इसके बारे में बताइए।
ये जो मैं अभी लिखा 2 का वर्ग -9 इंटू 5 + 3, ये अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं? तो अगेन आप बोलोगे सर यहाँ पर जितने भी लिखे गए 2 का स्क्वायर क्या एक नंबर है, 2 का वर्ग 4 हो गया है ना, -9 इंटू 5 + 3 ब्रैकेट है ना, तो ये सारे के सारे क्या है, नंबर्स प्लस माइनस गुना भाग के द्वारा कनेक्टेड है, तो आप बोलोगे सर यह भी एक अंकगणितीय व्यंजक है। ठीक है, अब कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा? अगर कभी अंग्रेजी का अल्फाबेट्स एक्स वाई जेड, इसके बारे में भी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्स वाई जेड ये सारी चीज क्या होते हैं, अल्फाबेट्स को चर कहते हैं यानी वेरिएबल कहते हैं। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा, अगर कभी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा ये सारे चीज आ गए, ए बी सी डी कुछ आ गया, तो वो अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे बीजगणितीय व्यंजक के बारे में। तो अगर मैं लिख दूं x+8, मुझे बताइए ये अगर मैं लिख दूं x+8, ये अंकगणितीय व्यंजक होगा क्या? यहां पर हम बोलेंगे ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा क्योंकि x क्या है, x हमारा कोई संख्या नहीं है ना, मैथमेटिक्स में गणित में x कोई संख्या नहीं होता। तो आप बोलोगे सर x संख्या नहीं है, जबकि अंकगणितीय व्यंजक में सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, सिर्फ संख्या होने चाहिए थे। तो आप बोलोगे सर अगर वेरिएबल कुछ आ जाए, मतलब एक्स वाई जेड का कुछ टर्म आ जाए, तो उसको अंकगणितीय व्यंजक नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, होल सेक्शन के पहले कुछ क्वेश्चन मैं चैट में ही पूछता हूँ, मुझे बताना। अगर मैं लिखूं 2.8 -9 इंटू 5, ठीक है, 2.8 -9 इंटू 5, क्या यह एक अंकगणितीय व्यंजक है? बस आपको यस और नो में आंसर करना है। तो बिल्कुल सही, सभी का आंसर आ रहा है कि यस सर ये बिल्कुल एक अंकगणितीय व्यंजक है ना, बिल्कुल ये अंकगणितीय यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, हाँ, यस। अगर मैं लिख दूं 2y + 5 -92, क्या यह एक अंकगणितीय व्यंजक है? क्या यह एक अंकगणितीय व्यंजक है? तो अब यहाँ पर बोलोगे सर हमें एक टर्म में y दिख रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा, एक y दिख रहा है और y कोई संख्या नहीं है ना, y संख्या नहीं है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है ना। ये क्या है इसके बारे में थोड़ी देर में देखेंगे। नवीन कैमरा बंद कर दीजिए, जो भी बच्चे कैमरा ऑन किया, नवीन एंड एक और बच्चा है, कैमरा बंद करिए। 2y + 5 -92, ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो कोई भी अगर मैं एक्सप्रेशन लिख दूं तो आप पकड़ लोगे, समझ में आ जाएगा आपको कि अंकगणितीय व्यंजक कौन सा है कौन सा नहीं है। बताइए, समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो, एन नहीं लिखना है, अगर डाउट है तो डी लिखो, समझ में आ गया तो वाई लिखो। ठीक है, चलो, अब मैं जो भी 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बहुत ही इजी से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से आप आंसर कर पाओगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 9 + 3 - 7.5, क्या यह एक अंकगणितीय व्यंजक है? यस और नो, क्या यह एक अंकगणितीय व्यंजक है? पोल सेक्शन में आंसर देना है, बस ए और बी में आंसर करना है। अगर आपको लगता है कि यह अंकगणितीय व्यंजक है तो यस कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं है तो नो कीजिए। इसके लिए आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, आप देख के आंसर कर दोगे, है ना, 5 सेकंड में हो जाएगा आंसर। तो लिखा गया है 9 + 3 - 7.5, क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है? यस और नो। अभी मैं आपको बता रहा था, देखना कैसे। अभी भी मुझे दिख रहा है 6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। अच्छी बात है कि जितने बच्चे का आंसर आया है सभी का आंसर सही आया है, लेकिन कुछ बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। जैसे ही आप आंसर करते हो सबमिट हो जाता है, तो आप पता चल जाता है आपने आंसर किया नहीं किया। तो सभी लोग कीजिए, एटलीस्ट आंसर सभी लोग ट्राई कीजिए करने का। 5 सेकंड और रुक रहे हैं, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता ना, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, 9 + 3 - 7.5, क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं, बस इतना आपसे पूछा जा रहा। तो आप बोलोगे सर 9 क्या है, एक संख्या है, 3 क्या है, एक संख्या है, 7.5 क्या है, दशमलव संख्या है, डेसिमल है तो क्या हुआ, दशमलव संख्या है ना, दशमलव संख्या के बारे में आपने पढ़ रखा है।
9 और 3 के बीच में प्लस का साइन है और 3 और 7.5 के बीच में माइनस का साइन है। तो बोलोगे सर ये सारे नंबर प्लस और माइनस के द्वारा जुड़े हुए हैं, है ना, कनेक्टेड है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये अंकगणितीय व्यंजक है। अंकगणितीय व्यंजक में नंबर और संक्रिया आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बिल्कुल, जैसा कि आप में से हर एक बच्चे का आंसर सही था। वेरी गुड, कि जितने बच्चे का आंसर आया था 100% सभी का आंसर सही आया था इसमें, ठीक है, सभी का आंसर सही था। तो अगला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जो है उसको आंसर नहीं करना है, जो भी आपका अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो नहीं है, उसी को आपको ढूंढना है कि कौन सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है हमारा। तो पोल सेक्शन में आपका आंसर करना है। पोल सेक्शन लॉन्च है। ध्यान से देखिए कैसे पता चलता है। अगर कहीं पर भी किसी भी व्यंजक में एक्स वाई जेड के टर्म आ जाए, मतलब अंग्रेजी के कुछ अक्षर आ जाए, तो वो वाला अंकगणितीय व्यंजक नहीं कहलाता, है ना। ये क्या कहलाएगा इसके बारे में तो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना जानो कि वह वाला अंकगणितीय व्यंजक नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा व्यंजक नहीं है, सभी ऑप्शन को देखो आप ध्यान से। इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस सारे ऑप्शन को ध्यान से देखना है आप। 10 सेकंड और दे रहे हैं, 10 सेकंड में एंड करेंगे इसको, लास्ट 10 सेकंड। अगेन अभी तक जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम आंसर सही आए हैं, एक दो बच्चे का आंसर गलत आया है, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो पूछ सर लिया करो। हाँ बताइए। हाँ बताइए दोबारा कोई बता बात। दो, समझ में नहीं आया। अच्छा आप अभी क्लास ज्वाइन किए हो क्या? ठीक है, मैं अभी इसको डिस्कस करूंगा ना तो समझ में आ जाएगी सारी चीज। शायद आपने लेट से ज्वाइन किया इसलिए कुछ डाउट है, और इसलिए कहता हूँ ना क्लास थोड़ा समय पे ज्वाइन करो। अच्छा सुनील चौहान के नाम से बच्चे हो, ट्राई करो कि आपका कैमरा नहीं ऑन हो, बार बार आप कैमरा ऑन कर रहे हो, है ना, क्लास पर डिस्टर्ब होती है। चलो 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। देखो चैट ऑन है, कोई भी डाउट हो तो बताना। तो यहां पर क्या बोला गया था, यहां पर क्या बोला गया था आपको, कौन सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है, कौन सा व्यंजक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। अब अगर मैं सभी ऑप्शन को देखूं, है ना, सभी ऑप्शन को देखूं, तो ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, सभी में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं। 278 171 एंड 7, सभी के सभी क्या सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, है ना, संख्या है। तो ये अंकगणितीय व्यंजक है। इसको बोलोगे सर यस सर ये अंकगणितीय व्यंजक है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को अगर मैं देखूं, तो ऑप्शन बी को आप देखोगे तो कहोगे सर यहाँ भी 54 2.5 दशमलव संख्या आ गया, 3 एंड 2 प्लस 7। तो ये सारे के सारे क्या है, संख्याएं हैं जो प्लस माइनस गुना भाग के द्वारा जोड़े गए हैं। तो आप बोलोगे सर यह भी एक अंकगणितीय व्यंजक है, और यह अंकगणितीय व्यंजक है तो यह हमारा उत्तर हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चलो मुझे बताओ ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो सकता है क्या? चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहां भी सारे के सारे बस नंबर ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे बस नंबर ही दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। वेरी गुड, ऑप्शन डी हमारा उत्तर है क्या? अगर मैं ऑप्शन डी को देखूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें देख रहा है वाई, और वाई कोई संख्या नहीं होता है ना, वाई एक चर होता है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर में हम लोग सीखेंगे। तो वाई एक चर है, एक वेरिएबल है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन डी दिख रहा है सर, यह अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक वाई का टर्म दिख रहा है जो संख्या नहीं है। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा, अंकगणितीय व्यंजक नहीं। क्लियर है? बताइए, ये समझ में आया? जिनका भी डाउट था वो बताओ। तो अंकगणितीय व्यंजक में सिर्फ नंबर होने चाहिए, संख्या होने चाहिए,
सिर्फ और सिर्फ संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा अचर एंड चर, मतलब कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अचर क्या है और चर क्या है। देखो मैथ्स में क्या होता है ना, हम लोग काफी सारे सिंबल यूज करते हैं, मतलब कुछ प्रतीक यूज करते हैं, साइन चिन्ह यूज करते हैं। ठीक है, अब उन चिन्हों के मान हो सकता है कि फिक्स हो, या हो सकता है उन चिन्हों के मान फिक्स नहीं हो, मतलब बदले वो चिन्ह। ठीक है, जैसे कि कुछ सिंबल, जैसे कि मैं लिख दूं टू, तो टू का मान क्या है, टू का मान फिक्स है, टू का मान हमेशा टू रहेगा। अगर मैं कभी लिख दूं माइनस का फाइव, तो माइनस का मान, माइनस फाइव का मान क्या है, फिक्स है ना, इसका मान हमेशा स्थिर रहता है। तो वो सारे सिंबल जिसका मान फिक्स रहता है तो उसको हम लोग अचर कहेंगे, उसको कांस्टेंट कहेंगे। वो सारे सिंबल जिनका मान क्या रहे, फिक्स्ड रहे, उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट में क्या क्या आता है, आप बोलोगे सर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी संख्या हैं गणित में, वो सारे के सारे संख्या अचर के श्रेणी में आएंगे, मतलब वो सारे के सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अगर मैं लिख दूं टू, या मैं लिख दूं 3/5, तो यह भी क्या है, 3/5 एक परिमेय संख्या है, कह सकते हो भिन्न संख्या है ना, तो आप बोलोगे सर 3/5 भी एक अचर है। अगर मैं लिख दूं √5, एक अपरिमेय संख्या है ना, बट है तो संख्या, तो आप बोलोगे सर √5 का मान फिक्स होता है। मैं लिख दूं -9, तो ये जितने भी नंबर आप लिख रहे हो, मैं दशमलव संख्या लिख देता हूँ 5.287, है ना, तो ये सारे के सारे जितने भी नंबर दिख रहे हैं, ये सारे नंबर क्या हैं, अचर होंगे, कांस्टेंट होंगे। इतना क्लियर है सभी को। तो मैथ्स में जितने भी नंबर्स आपको दिखते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं, मतलब उसका मान नहीं बदलता, फिक्स होता है। ठीक है, अब कुछ सिंबल हम लोग ऐसा भी यूज करते हैं जिसके मान फिक्स नहीं होते। स्थिर नहीं होने का मतलब क्या हुआ, नॉट फिक्स्ड, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, यानी चर कहेंगे। जैसे मैं लिख दूं इंग्लिश का कुछ अल्फाबेट लिख दूं एक्स। अब एक्स आप लोग बीजगणित में कई बार देखते हो, है ना, बीजगणित में अलजेब्रा में कई बार देखते हो एक्स वाई जेड का टर्म्स, है ना, कई बार फार्मूला पढ़ते हो a+b का होल स्क्वायर, x+y का होल स्क्वायर। तो वहां पर एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू बदलता है। कभी भी किसी क्वेश्चन में एक्स का मान 2 हो सकता है, कभी एक्स का मान -5 हो सकता है, कभी एक्स का मान 13 हो सकता है, कभी एक्स का मान √8 हो सकता है ना। तो एक्स का मान कुछ फिक्स है क्या, तो आप बोलोगे सर एक्स का मान फिक्स नहीं है, एक्स का मान बदलता है। कभी एक्स का मान कुछ है, कभी एक्स का मान कुछ और है। इसका मतलब एक्स का कुछ भी मान फिक्स नहीं है। मैथ में यूज करते हैं ये सिंबल, लेकिन इसका मान फिक्स नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है ना। तो अगर इसका मान फिक्स नहीं है तो ये जो भी अल्फाबेट्स हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, अलजेब्रा में यूज करते हैं, तो ये सारे अल्फाबेट्स एक्स वाई जेड अलग अलग कुछ भी यूज कर सकते हो, ABCPQR कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, चर होंगे, यानी वेरिएबल होंगे। नहीं 9:15 पे लेफ्ट नहीं करना है क्लास, 9:30 तक क्लास चलेगी। ठीक है, मुझे बताइए ये समझ में आया कि जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, वो चर में आएंगे, वेरिएबल में आएंगे। क्लियर है, क्योंकि इनके मान फिक्स नहीं होते। क्लियर है, तो एक बार इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो जो अभी आपको दिख रही होगी। ठीक है, इसमें जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया वो सारे चीज लिखे हैं। स्थिर मतलब कांस्टेंट में क्या होंगे, इनके मान फिक्स होंगे, और स्थिर नहीं होने का मतलब फिक्स नहीं होंगे। अचर में क्या आएगा, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर अचर में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण में लिख रखे हैं। और XYZ LMNPQRABCD ये जो भी अल्फाबेट्स आते हैं ये सारे के सारे चर में आएंगे, यानी वेरिएबल में होंगे। ठीक है, क्लियर है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे, रेडी है सभी लोग। चलो, तो पोल पूछने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से दे रहा हूं, ठीक है, जिसका आंसर आपको चैट में देना है। अगर मैं आपसे पूछूं 5, अगर मैं लिख दूं यहां पर, और मैं आपसे पूछूं कि 5 क्या है, चर है या अचर है, मुझे बताइए। अगर आपको लगता है चर है तो आप V लिख दो, वेरिएबल, और आपको लगता है अचर तो आप C लिख दो, वेरिएबल या कांस्टेंट। चर के लिए वेरिएबल, अचर कह रहे हो, चैट सेक्शन में आप अचर लिख रहे हो ना, अचर मतलब फिक्स है, कांस्टेंट है, 5 का मान फिक्स है, जितने भी नंबर है 5 को कह सकते हो सर नंबर है ना, तो नंबर है तो कांस्टेंट है, तो ये बिल्कुल फिक्स होगा, इसका मान अचर है ना, अचर है ये। अगर मैं लिख दूं
एम, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एम। एम क्या होगा, एम के बारे में बताओ। तो आप बोलोगे सर एम क्या है, इंग्लिश का अल्फाबेट है ना। तो अल्फाबेट हो तो ये वेरिएबल हो गया, यानी चर हो गया। समझ में आया, ये वेरिएबल है, इसका मान बदल सकता है सर। एम का वैल्यू कभी 2 होगा, एम का वैल्यू कभी 5 होगा, एम का वैल्यू कभी -9 होगा, अलग अलग हो सकता है। तो सिंपली इतना ध्यान रखना कि जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट होंगे वो चर में जाएगा, और जो भी नंबर होगा वो अचर में जाएगा। चलो, क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है आपको, अगर मैं लिख दूं 2x प्लस 8, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस वाले एक्सप्रेशन में चर क्या है, वेरिएबल कौन सा है, मुझे बताइए, चर कौन सा है। चर 2 है, नहीं चर 2 नहीं है। आप बोलोगे सर चर यानी वेरिएबल, तो आप इंग्लिश का अल्फाबेट देखिए ना कौन सा है, तो आप बोलोगे सर चर हमारा एक्स है ना, चर सिर्फ और सिर्फ एक्स है। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि अचर कौन सा है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि अचर क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट बोलोगे सर, कांस्टेंट है हमारा 2 और 8। ठीक है, कांस्टेंट है 2 और 8, 2 प्लस 8 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 प्लस 8 लिखोगे तो ये मत लिखो, आप 2, 8 लिखो, है ना, 2 और 8। ठीक है, चलो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x प्लस 8yz, मुझे यहां पर बताइए कि चर क्या है, इस वाले में वेरिएबल बताइए क्या है, इस वाले में बताओ वेरिएबल क्या है, चर क्या है, चर बताइए, वेरिएबल बताइए। आप बोलोगे सर चर है हमारे पास x, y और z, x, y और z। ठीक है, कॉमा भी लगाना है, x, y और z। ठीक है, 3 चर है, x, y और z। और अगर मैं आपसे बोलूं कि अचर कौन सा है, अचर बताइए, मतलब नंबर संख्या कौन कौन से हैं, तो अचर बोलोगे सर एक हमारे पास 3 दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो 3 और 8, ये क्लियर है, 3 और 8, क्लियर है इतना। ठीक, अब देखिए अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूं 2x², ये समझिएगा, या 2x का पावर में 3 लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख दूं 5x बैक करो, स्क्वायर। ये बात स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलिए सुनील। बैक करो, एक बार एक अच्छा चलो स्क्रीनशॉट अभी ले इसको, लिया सर। ठीक चलो ठीक है, मैं कर ही दे रहा हूँ। चलो इसका ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, जल्दी से लेके बताइए। यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखो 2x³ प्लस 5x², यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मैं चर को कैसे लिख रहा हूँ और अचर को कैसे, या 2x² की जगह पर ना मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ m का स्क्वायर। ठीक है, 2x³ प्लस 5m²। अगर मैं आपसे बोलूँ कि चर बताइए क्या होगा, यानी वेरिएबल बताइए, तो आप चर के लिए लिखोगे सर x और m। यहाँ पर x का क्यूब लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, x का क्यूब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, या m का स्क्वायर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ x और m लिखना होगा आपको। अच्छा स्क्रीन दिख रही है क्या, जो भी मैं लिख रहा हूँ, शायद स्क्रीन स्टॉप हो गई है। हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन एक बार मैं फिर से स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में फिर से दिख जाएगी, कोई बात नहीं। अगर फिर से स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, अभी दिख रही है। यस ठीक सर। है, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे यस सर, सर। अगर मुझे ठीक है ठीक है, तो अगर आप बोलोगे चर बताना है तो आप बोलोगे सर x और m, बस इतना लिखोगे। ठीक है, इतनी लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं बोलूँ अचर बताइए, अचर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक नंबर क्या क्या दिख रहा है, तो एक नंबर तो मुझे 2 दिख रहा है यहाँ पर, और एक नंबर 5 दिख रहा है, 2 और 5। यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पावर में आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पर जो 3 दिख रहा है ना ऊपर में, इसको आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो चर का पावर है। समझ में आया, जो पावर है वो आपको नहीं लेना है, 3 नहीं लिखोगे यहाँ पर। समझ में आया,
अगर आप लिखोगे 2,5,3 तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे बताओ अगर मैं क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछ लूं, मैं लिख रहा हूं 15x का स्क्वायर प्लस 8y का पावर 3, और मैं यहां पर आपसे पूछूं चर बताइए, वेरिएबल बताइए, तो क्या आप क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे चर पूछ रहा हूं यानी वेरिएबल पूछ रहा हूं, तो वेरिएबल में आप बोलोगे सर एक वेरिएबल मुझे x दिखा और एक वेरिएबल यानी चर मुझे y दिखा, तो आप बोलोगे सर x और y। ठीक है, x कॉमा y, कुछ भी पावर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि अचर बताइए, अचर के लिए आप क्या लिखोगे? चलो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए है आपके सामने 15,2,8,3, और ऑप्शन बी है आपके सामने 15 और 8। बताइए कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? क्या हम 2 और 3 को भी लेंगे? बताइए चैट में, ये इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन बी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो पावर में 2 दिख रहा है और पावर में जो 3 दिख रहा है इसको हम लोग नहीं लेते, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि यहाँ पर जो अचर है हमारा, जो कांस्टेंट है, वो 5, 15 और 8 ही होगा। क्लियर है इतना? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक क्वेश्चन और पूछूंगा, उसके बाद पोल सेक्शन में पूछूंगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद पोल सेक्शन करेंगे। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये बताइएगा। अगर मैं लिख रहा हूं 12x² yz माइनस 9/8, या प्लस ही कर दे रहा हूं, 9/8 x प्लस 4.5p²। चलो मुझे बताइए यहाँ पर चर क्या क्या है, वेरिएबल्स के बारे में बताइए, यानी चर क्या क्या है। देखो टर्म्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखिएगा ना, चर या वेरिएबल क्या होगा। तो चैट सेक्शन में आंसर आ गया, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना ना आपको, सीधे सीधे क्या करना है, बस देखना है ध्यान से और चैट में लिख देना है ना। तो आप बोलोगे सर एक मुझे x दिख रहा है, इंग्लिश का अल्फाबेट लिख लीजिए, एक मुझे y दिखा, z दिखा, उसके बाद एक p दिखा, x y z और p, है ना। तो क्या क्या आ रहा है, x y z और p। चलो अब अगर मैं बोलूं अचर बताइए, मैं बोलूं अचर यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहां पर क्या क्या है, देखिए ध्यान से। तो एक तो नंबर मुझे दिख रहा है 12, एक तो नंबर मुझे दिख रहा है 12, एक 12 लिख दिया। एक मुझे दिख रहा है यहाँ पर 9/8। अब देखो 9 और 8 मत लिखना, 9,8 ऐसा मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना है 9/8। दूसरा अचर क्या है हमारे पास, 9/8। और तीसरा जो अचर है वो हमारे पास 4.5 है। ठीक है, 9,8 ऐसा नहीं लिखना कि 9 भी दिख रहा है 8 भी दिख रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, 9/8 लिखना है। अगर 3/2 लिखा है तो आप बोलोगे सर 3/2 ही अचर है, 3 और कॉमा 2 मत कहना, अलग अलग करके नहीं कहना है। समझ में आया? ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपके कई बार पूछ लिए जाएंगे। समझ में आया तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिख सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, पोल में पूछूं, ठीक है, सभी लोग रेडी है? चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 है वाई। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ी देर में पोल लॉन्च कर दूंगा। आपको करना क्या है, एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि वाई अचर है, मतलब बोला जा रहा है कि वाई क्या है, कांस्टेंट है। अब आपको बताना है क्या ये लिखा हुआ जो सही है कि गलत है ना। अगर आपको लगता है सही तो ऑप्शन ए कीजिएगा, गलत तो बी कीजिएगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये सही लिखा गया है स्टेटमेंट या गलत लिखा गया है, बस ए या बी में। ऑप्शन हो सकता है आपको सी और डी भी दिख रहा है, मतलब 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ आपको ए या बी में आंसर करना है कि क्या एक वाई अचर है, सही है या गलत है। अगर आपको लगता है सही तो ए कीजिए, अगर आपको लगता है गलत तो बी कीजिए।
ठीक है, देखो आप जितना आंसर दोगे ना उससे पता चल पाएगा कि आप कितना सीख पा रहे हो। दूसरा आपका काफी आसान सा क्वेश्चन ये सारी है ना, काफी जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हो। कम से कम ट्राई जरूर करना है। ठीक है, जितना आप आंसर करोगे उतना आपका एक बेटर रिपोर्ट बन पाएगा ना कि आप सारे आंसर सही कर रहे हो। अदरवाइज फिर आपका दिखेगा कि आप आंसर ही नहीं कर रहे हो, क्लास कर रहे हो आंसर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो 5 सेकंड और रुक रहे हैं, काफी आसान सा है। 5, ट्राई करो इस 5 सेकंड में कर लो आप। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। चैट ऑन है, कोई भी डाउट हो तो बताना। देखो यहाँ पर 2-3 आंसर गलत आए। आप यहाँ पर समझिए क्या बोला गया है, वाई अचर है। अब अगर मैं बोलूँ वाई क्या है, आपसे जैसे ही मैं पूछूं वाई क्या है तो आप बोलोगे सर वाई तो चर है, यानी वाई तो वेरिएबल है। जबकि यहाँ क्या लिखा गया है, वाई एक अचर है, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। आप बोलोगे सर ये जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, जो भी स्टेटमेंट लिखा गया वो गलत लिखा गया है। गलत लिखा गया तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाई अचर नहीं है, वाई तो चर है। समझ में आया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है, आपको हाँ या ना में आंसर देना था कि वाई अचर है क्या, हाँ या ना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वाई अचर नहीं है, वाई चर। और मैक्सिमम के आंसर सही थे। नेट नहीं चल रहा, इसलिए कहता हूं ना नेट बचा के रखना है आपको। चलिए समझ में आया या नहीं, इतना बताइए, समझ में आया या नहीं। वाई या एन, काफी बेसिक सा था। वाई एक चर है, इसलिए हमने कहा कि ऑप्शन नंबर बी सही है, जो लिखा है गलत लिखा गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर मैं लिख रहा हूँ m+3, मैं लिख रहा हूँ m+3 और इसमें आपसे पूछ रहा हूँ कि अचर कौन सा है। अच्छा नेट बचा है, फिर क्यों नहीं चल रहा। चलो ट्राई करो, m+3 में अचर कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है। m है, 3 है। थोड़ा टाइम लो, ध्यान से देखो कि कांस्टेंट पूछा जा रहा है, हड़बड़ी नहीं करनी है। इसमें आपका आंसर गलत क्यों होता है, सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप हड़बड़ी कर देते हो, है ना। और एक बार आंसर करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम लो लेकिन सही करो। आपसे अचर पूछा जा रहा है, देखो m है या 3 है या m+3 है, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। 10 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को करने में आपको कुछ भी कॉपी पेन भी नहीं चाहिए, सीधे आप ऑप्शन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नहीं भी देखोगे तो सिर्फ ऑप्शन से पता चल जा रहा है कि m क्या है, अचर है क्या, 3 अचर है क्या, है ना, वहां से भी आप देख सकते हो। चलिए अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। पूछा क्या गया, अचर, m+3 में अचर, अचर क्या होता है। सीधे सीधे याद रखिएगा, अचर क्या होता है, एक नंबर होता है, कुछ नंबर्स को, मतलब जो भी नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में वो अचर होते हैं, फिक्स होते हैं जिसके मान। तो m तो नंबर नहीं है ना, m तो एक अंग्रेजी का अल्फाबेट है। 3 क्या है, 3 हमारे पास एक नंबर है, तो आप बोलोगे सर 3 हमारा अचर हो जाएगा। और अगर मैं m के बारे में पूछूं तो m के बारे में आप बोलोगे सर m हमारा चर होगा यानी वेरिएबल होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कि 3 हमारे पास अचर है। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा स्क्रीन पर दिख रही है क्या मैं जो लिख रहा हूँ, शायद नहीं दिख रही ना। ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ठीक है अभी दिख रहा है ना, हाँ अभी दिख रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर m+3 में 3 हमारे पास अचर होगा। समझ में आया, काफी बेसिक सा था, 3 संख्या है इसलिए अचर होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे, लेकिन जो भी 1-2 आंसर गलत आ रहे हैं, मैं बस आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो आप माइक ऑन करके पूछ लो कि क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक से है। अगला क्वेश्चन है 2y+3z। एक स्टेटमेंट लिखा गया, एक्सप्रेशन लिखा गया है 2y+3z। ठीक है,
अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि अचर कौन कौन सा है, कांस्टेंट कौन कौन सा है। तो चारों ऑप्शन को देखिए कहाँ पर आपको सारे कांस्टेंट लिखे गए इस एक्सप्रेशन के। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से अचर कौन कौन सा है, 2y + 3z में कांस्टेंट कौन कौन सा है। तो जो भी नंबर है वही आपके आंसर होंगे, है ना। कांस्टेंट क्या होता है, नंबर होता है। इसमें कुछ सॉल्व करना है क्या, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस ध्यान से अगर आपने मेरी बातों को सुना होगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपका आंसर आपके सामने दिख जाएगा। और अभी तक जितने आंसर आए हैं 100% सभी के आंसर सही आए हैं, वेल डन। ठीक है, तो कोशिश करोगे तो आंसर सही आएगा, कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर आप नहीं सीख पाओगे ना। कम से कम ट्राई करो, और उससे मुझे पता चलता है कि आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, कितनी चीजें आपको समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो 5 सेकंड रुके, 5 सेकंड में इसको एंड करेंगे, 5 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 4 3 2 1। अच्छा, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे ने काफी पिछला क्वेश्चन का आंसर किया हो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया हो, तो छोड़ छोड़ कर नहीं करना, ऐसा मत किया करो कि एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, एक क्वेश्चन का नहीं कर रहे हो, है ना। जितने भी पोल आते हैं सभी का आंसर करो, हर एक पोल का आंसर देखा जाता है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कितना आपका सही हो रहा है, गलत हो रहा है, तो सभी का आंसर किया करें आप। अभी डिस्कस करते हैं। चलो, आंसर चैट सेक्शन में लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर आप बोलो सर पूछा जा रहा है कांस्टेंट यानी अचर, अचर क्या होता है, जो भी संख्याएं लिखी गई है। तो आप बोलोगे सर 2, एक नंबर तो मुझे 2 दिख रहा है और एक नंबर मुझे 3 दिख रहा है, तो 2, 3, आप बोलोगे सर 2 एक अचर है और 3 एक अचर है, तो ये दोनों ही हमारे पास इस एक्सप्रेशन के, इस व्यंजक के अचर दिख रहे हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन डी में क्या लिखा गया इस व्यंजक के, आप बोलोगे सर ऑप्शन डी में वाई और जेड लिखा गया है, जो कि चर है ना, ये चर है हमारे पास, और ये हमारे पास अचर है। समझ में आया, ऑप्शन डी में अचर लिखा गया था, और जबकि हमसे पूछा क्या जा रहा था, अचर पूछा जा रहा था, तो इसलिए हमने कहा कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। समझ में आया, यस और नो, क्लियर है इतना, बहुत ही बेसिक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। 3 क्वेश्चन और है, अब वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखा गया है कि y एक चर है, आप बताओ क्या ये सही है या गलत है, बस हाँ या ना में आंसर करना है, सिर्फ 2 ऑप्शन, ए या बी। मतलब अगर आपको लगता है कि जो लिखा गया बिल्कुल सही है तो ऑप्शन ए करना, अगर आपको लगता है गलत है तो ऑप्शन बी करना, है ना। तो आपको देखना है कि कौन सा सही होगा, ए या बी। ठीक है, चलिए बोला गया है वाई क्या है, वाई चर है यानी वेरिएबल है, तो क्या ये लिखा गया जो स्टेटमेंट है ये सही है। सर चलो थोड़ी देर में पोल दिख जाएगा, हाँ बताइए, हाँ कुछ बोल रहे हो तो बताइए। सर मैं ऐसे ही कह रही थी। हाँ अभी देखो पोल थोड़ी देर में लॉन्च करता हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग हड़बड़ी कर देते हो, इसलिए थोड़ी देर में पोल दिखेगा। वाई एक चर है, अभी थोड़ी देर पहले मैं सेम क्वेश्चन पूछा था, वहां पर इसका पूरा एक तरीके से आंसर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, एक तरीके से ये तो मैं क्वेश्चन करवा ही चुका हूँ, फिर मैं पूछ रहा हूँ, तो आंसर बिल्कुल सभी के सही होने चाहिए, और एटलीस्ट कम से कम आंसर सभी के तो आने बिल्कुल चाहिए, है ना। सभी लोग आंसर कीजिए, बैठे नहीं रहना है, पोल का मतलब ये नहीं कि आप बस बैठे रहो, है ना। क्लास में थोड़ा एक्टिव रहो, है ना, जब मैं आपको पूछता हूँ तो चैट में आंसर कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, पोल में आंसर कीजिए, एक्टिव रहना है क्लास में। चलिए 5 सेकंड और, 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, डिस्कस करते हैं। ऐसे सभी के आंसर सही थे, एक बच्चे का आंसर गलत था, तो वो सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। यानी कि यहाँ पर बोला क्या गया, समझते हैं इसको। स्टेटमेंट में लिखा गया है वाई एक चर है, क्या बोला गया, वाई एक चर है, तो बिल्कुल ये सही है। वाई क्या एक वेरिएबल है ना, इसका मान बदल सकता है, अंग्रेजी का एक अक्षर है, तो जितने भी अंग्रेजी के अक्षर को मैथ्स में हम लोग यूज करते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल कहलाते हैं, है ना। इसका मान बदल सकता है, वेरिएबल क्यों है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि वेरिएबल क्यों है, चर क्यों है, तो बोलना कि वाई का मान बदल सकता है ना, वाई का मान कभी 2 होगा, कभी वाई का मान -2 होगा,
कभी y का मान 3/5 होगा। y का मान कुछ फिक्स नहीं होता, तो फिक्स नहीं है तो चर होगा, वेरिएबल होगा, बदल रहा है ना। तो आप बोलोगे सर ये बिल्कुल सही लिखा गया था कि y एक चर है ना, जो आप सभी के आंसर सही भी थे। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। क्लियर है? चलो, अगर कोई डाउट है तो बताना, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब बोला जा रहा है कि x माइनस सेवन में चर कौन सा है? x है क्या, 7 है क्या, x माइनस 7 है क्या, या इसमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है चर कौन सा है। अगेन कोई भी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, सीधे ध्यान से मेरी बातों को अगर सुने हो तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन को देखिए, आपका आंसर दिख जाएगा। अब क्या करना है, जो भी आंसर है अपने कॉपी पर लिख लो, पोल सेक्शन में जाकर वही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ठीक है, क्योंकि पोल में आप जाओगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन नहीं दिखता, ना ही कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, बस ABCD दिखता है और क्वेश्चन का नंबर दिखता है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार लिख लिया करो अपने ऑप्शन को। ठीक है, अगेन वेरी गुड। अभी तक जितने आंसर आए थे सही आए थे, एक आंसर अभी किसी का गलत हो गया। ठीक है, बस चर को पहचाना, देखिए चर कौन सा है, वेरिएबल क्या है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये सारी चीज। 5 सेकंड और रुक रहे हैं, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3। अच्छा, समय इसलिए कम दिया जा रहा है क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा होगा आपको, है ना। 5 4 3 2 1। चलिए, यहां पर बोला गया x माइनस 7 के बारे में बात की जा रही है, x माइनस 7। और मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, चर कौन सा है। अब चर क्या होता है, जिसका मान बदले। किसका मान बदलेगा? इंग्लिश का अल्फाबेट जो होते हैं उनके, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 7 तो फिक्स है, 7 का मान तो फिक्स है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो x होगा हमारा। तो x क्या है हमारे पास? चर है, इंग्लिश का जो अल्फाबेट है, चर यानी वेरिएबल। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? x ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए हमारा चर होगा, वेरिएबल होगा। समझ में आया? बताइए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए सही था। चल, ये क्वेश्चन कीजिए। यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि पावर को नहीं लिखते, मतलब पावर को नहीं लिखते चर या अचर लिखते समय। तो अगर लिखा गया है 2y का पावर 2 माइनस 3z का पावर 3, और आपसे चर पूछा जा रहा है, तो चर को आप कैसे लिखोगे, वेरिएबल को आप किस तरीके से लिखोगे? पोल दिख जाएगा थोड़ी देर में, तब तक आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तो 2y² माइनस 3z³ में चर कौन कौन से हैं? वेरिएबल की बात की जा रही है ना। चर मतलब ऐसे समझना, चर मतलब जिसका मान बदले, वैरी करे, वेरिएबल। तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं वही तो वेरिएबल होंगे ना। मैथ्स में हम लोग कई बार इंग्लिश के अल्फाबेट को यूज करते हैं, वही सिंबल जिनके मान बदलते हैं, तो आप बोलोगे सर वो सारे वेरिएबल होंगे। देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। तो अभी तक मुझे दिख रहा है 10 बच्चों का आंसर सही है, एक बच्चे का आंसर गलत है। तो अगर आपका हर आंसर गलत हो रहा है, अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे का बार बार सारे आंसर गलत हो रहे हैं, तो आप मुझे बताना क्या नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही क्लास नहीं लेफ्ट करना है, ठीक है, समझ के जाना है। चलो, y 2y² माइनस 3z³। 5 सेकंड और रुक रहे हैं, काफी है। चलो 10 सेकंड दे रहा हूं। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो, अभी मैं पोल को एंड करता हूं और ये डिस्कस करते हैं। यहां पर एक्सप्रेशन या व्यंजक क्या लिखा गया, तो आप बोलोगे सर यहां पर लिखा गया था 2y का स्क्वायर यानी वर्ग, माइनस लिखा गया फिर 3z का क्यूब। ठीक है, 3z का क्यूब।
अब यहाँ पर अगर मैं आपसे चर पूछ रहा हूँ, चर का मतलब क्या? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या? इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो जिनके मान फिक्स नहीं होते, वेरिएबल का मान फिक्स नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 और 3 जो दिख रहा है इसके मान तो फिक्स है, ये तो हो नहीं सकता हमारा, 2-3 तो संख्या है, संख्या को छोड़कर क्या बच रहा? वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। तो चर को मैंने आपको बताया कि पावर को नहीं लिखते, सिर्फ आप बोलोगे सर वाई और कॉमा जेड, तो वाई और जेड हमारा इसमें चर हो जाएगा। समझ में आया? आपको वाई स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, जेड का 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, आप सीधे सीधे वाई और जेड लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है क्या? वाई जेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या दिख रहा है? ये इसको इस क्वेश्चन में, इस एक्सप्रेशन में, सॉरी, चर चर है ना, यानी वेरिएबल है। अच्छा, मैं अगर ऑप्शन सी की बात करूं तो ऑप्शन सी में क्या लिख रखा है? ऑप्शन सी में क्या लिख रखा है, चर या अचर? ऑप्शन सी में क्या लिखा गया है? 2 और 3 क्या है? आप बोलोगे सर ऑप्शन सी में 2 और 3 दोनों कांस्टेंट है, नंबर है ना, फिक्स नंबर है, तो कांस्टेंट कहने का मतलब ये अचर हो गया। ठीक है, तो चर अचर समझ में आया आपको? ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रहा हूं, इसका आंसर तो ऑप्शन डी हुआ। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसे पूछूं, 4 ऑप्शन मैं यहां पर दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कांस्टेंट है, यानी कौन सा अचर है, आपको अचर पहचानना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं 5x² y -9 yz -3/7, और यहां पर मैं लिख रहा हूं xyz। यहां पर बताइए कौन सा अचर है, कांस्टेंट कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? और इसका आंसर आपको चैट में देना है। सी है ना, साफ दिख रहा है। यहाँ पर तो एक्स दिख रहा है सर, ये वेरिएबल आ गया है ना, इसमें एक टर्म वेरिएबल दिख गया, ये चर हो गया। यहाँ पर चर दिख रहे हैं हमें कुछ, वाईजेड में भी एक चर दिख गया है ना, हालांकि यहाँ पर -9 भी है, 9 भी एक अचर है, लेकिन हम अगर पूछ रहे कि कौन सा सिर्फ अचर लिखा गया, तो आप बोलोगे सर -3/7 एक परिमेय संख्या है, नेगेटिव परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो ये आप बोलोगे सर ये क्या है, इसका मान फिक्स है, इसका मान नहीं बदलेगा, कांस्टेंट होगा, तो आप बोलोगे सर ये हमारा अचर होगा, इसलिए हमारा आंसर भी होगा। क्लियर है? तो कभी अचर चर दिया जाएगा, पकड़ लोगे, काफी जल्दी से आंसर कर दोगे कौन सा चर है कौन सा अचर है। बताइए, कोई भी डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लो, अदरवाइज आज की क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे की चीज समय हो चुका है, इसलिए इसके आगे हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी कोई भी लेफ्ट मत